पिछले वीडियो में हमने लिक्विड और जेसन फाइल के बीच में डिफरेंस देखा था कि उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। और हमने एक सेक्शन बनाया था प्लेस होल्डर नाम से, उसको इम्प्लीमेंट किया था और सेक्शन स्कीमा को बेसिक थोड़ा बहुत समझा था। इस वीडियो में हम सेक्शन स्कीमा को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और हमारा मेन होगा कि शॉपिफाई में फॉर लूप किस तरीके से काम करता है और सेक्शन ब्लॉक्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करता है। हम इसमें स्वाइपर स्लाइडर को भी यूज करेंगे अनाउंसमेंट बार बनाने के लिए। तो मैं पहले अपना स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा शॉपिफाई स्टोर है और हमने इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके कल देखा था, जिसको मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ हमने बनाया था प्लेस होल्डर डॉट लिक्विड, और मैं अपने वीएस कोड में आज का कोड करूँगा। तो अब मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। ये वीएस कोड में मैंने सेम प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है और हमने एक नया थीम बनाया था जिसके लिए हमने इस कमांड का यूज किया था। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, इसमें हमने जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ये कोड हमारे लोकल मशीन पे है नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, सेक्शन नाम का कोई फोल्डर नहीं है। और अगर हमने थीम डॉट लिक्विड में कुछ चेंजेस किया था, यहाँ पे लेआउट फोल्डर के अंदर थीम डॉट लिक्विड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चेंजेस अभी इसमें है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। यहाँ से थीम न्यू कमांड को हटा के हमें इसमें चेंजेस करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा थीम गेट, क्योंकि हम गेट करना चाहते हैं। मैं इस कमांड को अभी रहने देता हूँ और इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है गेट, क्योंकि हम थीम को गेट करना चाहते हैं। स्टोर का यूआरएल सब सेम होगा और यहाँ नेम की जगह पे हमें लिखना होगा थीम आईडी, क्योंकि हमें क्या करना है, थीम को गेट करना है। तो यहाँ पे हमें थीम आईडी मिल जाएगी। ये थीम आईडी होता है, ये हर एक थीम के लिए यूनिक होता है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इस कमांड को पूरा कॉपी करके और मैं टर्मिनल में रन करूँगा। ये कुछ एरर आ रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा कुछ एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। शॉपिफाई एकदम बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरा वो फोल्डर आ गया होगा। यहाँ आप देख सकते हो ये सेक्शंस नाम का फोल्डर आ चुका है, जिसके अंदर ये प्लेस होल्डर फाइल है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको रहने देता हूँ और हम अभी अपना शुरू से स्क्रैच से कोड लिख के एक नया फोल्डर बनाते हैं और जिसमें हम अपना एकदम बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं अभी इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सेम प्रोजेक्ट को ही मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ और मैं एक नया थीम बनाने वाला हूँ। तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ और इस फोल्डर को ओपन करता हूँ मैं वीएस कोड में। और यहाँ पे मैं सेम कमांड को पेस्ट कर देता हूँ और ये सेम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ भी आ जाएगा। इसका नाम सब हम चेंज कर देंगे। अभी आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा कि थीम के कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से चेंज किया जाता है। हाँ, यहाँ पे अभी आपको मैं यहाँ से, अब हमें यहाँ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थीम का वर्जन और कुछ लिखा हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए हमें जाना है कॉन्फ़िग फाइल में और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सेटिंग्स अंडरस्कोर स्कीमा नाम का एक फाइल होगा। इसमें जाना है और यहाँ पे थीम का नाम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने थीम का नाम जो भी मैं रखना चाहता हूँ। और वर्जन आपकी इच्छा है चेंज करना हो या ना करना हो। यहाँ पे ऑथर के नाम में भी आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं अभी चेंजेस करूँगा तो ये पुश नहीं होगा। तो हमारे लाइव में चेंजेस को पुश करने के लिए कमांड होता है यहाँ पे थीम वॉच। इस कमांड से क्या होगा कि हमारा कोड लाइव में पुश हो जाएगा। अब इस कमांड को रन करने के बाद अगर मैं जो भी चेंजेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग होने के बाद ये कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर सेक्शन स्कीमा हमारा अपडेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अब रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थीम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है। इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ
और अभी मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। अभी हमने ये जो भी सेक्शंस ऐड किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताया था कि जो भी हम सेक्शंस ऐड करते हैं वो हमारे टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे जेसॉन फाइल में ऐड होता है। तो ये तो हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट खुद से मैनुअली ऐड किया था। और ये आप देख सकते हो एक दूसरा जो भी हमने वहाँ यहाँ से ऐड किया था यहाँ से, वो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो और यहाँ पे ऑर्डर के अंदर भी वो सेम जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेक्शन का जो भी नाम लिखेंगे यहाँ पे वो सेम होना चाहिए। तो वो इस तरीके से काम करता है। अभी हमें इसको नहीं छेड़ना है। कभी भी आप इस इंडेक्स डॉट जेसॉन फाइल या कोई भी जेसॉन फाइल को मैनुअली, जब तक आपको डीप नॉलेज ना हो, इसको मत चेंज कीजिएगा। आप यहाँ से ही काम कीजिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई एरर आ जाता है, हम कुछ चेंज कर देते हैं, एरर आता है और फिर हमारा थीम काम नहीं करता है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और ये अभी यहाँ पे इसलिए नहीं हटा है क्योंकि हमने अपडेटेड थीम को गेट नहीं किया। अगर मैं अभी दोबारा गेट करूँगा तो अपडेटेड कोड हमारे पास आ जाएगा। जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस टर्मिनल को कंट्रोल सी से हम किल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दोबारा से थीम गेट करता हूँ। इस कमांड को मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ ताकि बाद में काम आ। हाँ, अभी मेरा ये थीम डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं अभी आपको इंडेक्स डॉट जेसॉन में दिखाऊँ तो यहाँ से वो जेसॉन से वो डेटा हट चुका है। मैं दोबारा से थीम वॉच कमांड रन कर लेता हूँ। और अब हम एक सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा सेक्शन के अंदर और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, अनाउंसमेंट बार। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं कोड को रिपीट नहीं करके, मैं क्यों ना मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर लूँ और इसमें ही चेंजेस करूँ। यहाँ पे सेक्शन का नाम बदल दूंगा मैं। और यहाँ भी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे हमें दिखता जाता है। यहाँ अपडेटेड हो गया है। इसका मतलब है ये कोड यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर मैं इसको रिलोड करके यहाँ पे सेक्शन ऐड करूँगा तो हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट बार का सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दो सेक्शन है, अनाउंसमेंट बार। इसको मैं ऐड करता हूँ। ये ऐड हो चुका है। और यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स को शो किया हुआ है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अनाउंसमेंट बार के लिए आपने वेबसाइट्स में देखा होगा मल्टीपल टेक्स्ट होता है, जैसे कि बाय टू गेट 3% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसा कुछ। तो हम वो बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए एक डिव। उस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग में टेक्स्ट शो करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द बिगिनर कोडर। अगर मैं इसको सेव करके और यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे स्टैटिक डेटा आएगा जो हमने वहाँ से स्टैटिक लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ पेज को तो यहाँ भी सेम चीज़ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चीज़ों को डायनेमिकली ऐड किया जाए यहाँ से। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे एक की होता है ब्लॉक्स। हम यहाँ पे ब्लॉक्स लिखेंगे और ब्लॉक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं टाइप। ये ब्लॉक का टाइप होता है। हम टाइप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं हम, बस स्पेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में। तो यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट लिख लेता हूँ। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन में एरर आ चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ स्पेस नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना होगा या फिर हम शायद डैश लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं डाल सकते। अंडरस्कोर ज़्यादा बेहतर रहता है। अंडरस्कोर लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद होता है यहाँ पे नेम।
यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, ऑब्जेक्ट में हमेशा कॉमा लगता है। यहाँ पे नेम में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम स्पेस भी दे सकते हैं, ये हमारा बेसिक नेम होगा। मैं यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे इस ब्लॉक की सेटिंग्स को बना सकता हूँ कि हमें इसमें क्या सेटिंग चाहिए। तो हमें कुछ इनपुट फील्ड्स चाहिए यहाँ पे, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, ये टेक्स्ट कंटेंट को शो करना, तो हमें क्या चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, टाइप, सॉरी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्ट लेता है और यहाँ पे होता है टाइप टेक्स्ट। उसके बाद हमें उसका नेम नहीं, यहाँ पे हमें आएगा आईडी। आईडी में हम कुछ भी आईडी लिख सकते हैं, और आईडी के बाद हम चाहते हैं लेबल। और अगर इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉमा लगाना होगा। डिफ़ॉल्ट में जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट के अंदर हमें यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करने की फंक्शनैलिटी मिल गई है, जो कि यहाँ से आ रही है। हमने यहाँ पे ब्लॉक्स में ये जो सेटिंग्स ऐड किया है वो ही है ये। अब ये इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट ऐड किया है, इसीलिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है। और यहाँ पे हमने TBC लिखा था, जो कि यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमें ये इस टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो उसको हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं, हम क्या चाहते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स होगा, ये एक अरे है, इसके अंदर यहाँ पे एक दूसरा भी होगा, तो उसको हमें एक्सेस करना है। ये एक ब्लॉक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ ब्लॉक्स के अंदर एक ब्लॉक है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जेसॉन में जो हमें डेटा एपीआई से मिलता है उसको किस तरीके से लूप किया जाता है, तो ये भी कुछ वैसा ही है, सिमिलर। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें डबल करली ब्रैकेट नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट और परसेंटेज का साइन देना है और यहाँ पे स्पेस देना है। उसके बाद लिखना है फोर। ये फोर का सिंटैक्स आ चुका है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसी वजह से ऐसे आ रहा है। मैं आपको इस कैसे सब लिख के दिखाता हूँ। फोर लिखना है, उसके बाद लिखना है ब्लॉक इन, और ये ब्लॉक्स में कहाँ से मिलेगा, इस सेक्शन के ब्लॉक्स से, तो सेक्शन डॉट ब्लॉक्स, और यहाँ पे स्पेस दे देना। और यहाँ पे फोर लूप को हमने शुरू किया है, तो यहाँ पे हमें इसको एंड करने के लिए, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स लिखते हैं, और वैसा इसमें है, यहाँ पे हमें फोर को शुरू करते हैं, और हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे वो एंड हो जाता है अपने आप। लेकिन यहाँ लिक्विड में क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा मैनुअली कि यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो उसके लिए लिखते हैं एंड फोर। और हाँ, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन आएगा। अब ये हो गया। अब हमें इस ब्लॉक से डेटा चाहिए, तो ब्लॉक के अंदर कहाँ है डेटा, ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट ये आईडी, आईडी से हमें गेट करना है यहाँ पे डेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डबल ब्रैकेट लिखना है, उसके बाद लिखना है ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट और उसका आईडी। अब हम यहाँ पे उसके वैल्यू को गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमें वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मैं रीलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वैल्यू मिल चुका है। और अभी क्या करना है, हमें मान लो हमें मल्टीपल अनाउंसमेंट शो करना है, तो हम यहाँ से मल्टीपल ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है।
ऐसा कुछ हम अगर दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक्स काम करता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे सर्च करना लिक्विड चीट शीट, आपको सर्च करना है लाइक QUID और चीट शीट CHEET शीट। आपको जो ये पहला लिंक मिलेगा इसको आप ओपन कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप यहाँ से काफ़ी चीज़ों को पढ़ सकते हो लिक्विड में। जैसे कि अगर मुझे अभी फोर लूप पढ़ना है तो यहाँ पे क्या करना है, फोर लिखना है। और जहाँ पे फोर लूप होगा, हाँ ये रहा ना, ये मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर प्रोडक्ट इन कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से फोर लूप काम करता है। तो आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये पूरा जो भी लिक्विड में आता है ये सब कुछ। और यहाँ से अगर आपको जैसे बेसिक्स को पढ़ना है तो आप इन दोनों को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स से रिलेटेड डेटा शो होगा। इसको आपको लैब सॉल्व भी कर सकते हैं। और जैसे हैंडल्स देखना है तो यहाँ से हैंडल देखिए कि व्हाट इज हैंडल, और यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको ऑपरेटर्स को देखना है तो यहाँ से देख सकते हो कि ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आता है। ये जब कंपेयर करने का काम आता है कि दो वैल्यू जब इक्वल ना हो, ये ग्रेटर देन लेस देन, और ये सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ से काफी हेल्प मिल सकती है, आपको यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी अभी के लिए हम अपने यहाँ पे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो इशू है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे तो अभी वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने दिया हुआ है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू ना दूँ या इसको हटा दूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कोड कैसा है हमारा। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये एक div के अंदर हमारा अभी 3 पैराग्राफ है, क्योंकि ये 3 वैल्यू हमने लिखा था और जो लूप हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 है और एक तीसरे को मैं ब्लैंक सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। वैल्यू 2 है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा है जो कि खाली है, क्योंकि यहाँ पे वो भी लूप हो रहा है। हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं कि उसमें वैल्यू है या नहीं है, हम बस उसको लूप कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगा। उसके लिए हमें सेम कर्ली ब्रैकेट ऑन करके परसेंटेज लगाना है और यहाँ पे लिखना है इफ ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट टेक्स्ट। इसी में हमें वैल्यू मिलता है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये खाली ना हो। तो इसको हमें लिखना होगा नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। तभी हमें इसको रेंडर करना है। यहाँ पे जैसे हमने एंड फोर लिखा था ऐसे ही हमें एंड इफ लिखना होगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आपको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, क्योंकि हमने तीसरा में कुछ ऐड नहीं किया, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, वैसे आपने देख लिया यहाँ पे आ रहा था वैल्यू ऑलरेडी। अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम खाली एलिमेंट्स को हटा सकते हैं और अपने डोमेट्री को बचा सकते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स से फिल होने से। अब हम क्या करते हैं, हमें इसमें स्लाइडर लगाना है, क्योंकि हमें अनाउंसमेंट्स इस तरीके से दिखाना नहीं है, हमें एक लाइन में दिखाना है, वो भी स्लाइडर के थ्रू। तो मैं उसको उस तरीके से दिखाऊंगा। और यहाँ पे प्लेस होल्डर हमें नहीं चाहिए, तो मैं अभी के लिए इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ से आपको मैंने बताया था, यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं वैल्यू को। हाँ, प्लेस होल्डर हाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वाइपर स्लाइडर को इंटीग्रेट करना है। तो स्वाइपर सर्च करता हूँ मैं। यहाँ से आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, गेट स्टार्टेड पे, गेटिंग स्टार्टेड जो लिखा है। और यहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा सीडीएन। तो आपको ये सीडीएन को ऐड करना है, ये लिंक है हमारा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमें इसको करना है थीम डॉट लिक्विड में। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा हेड का जो भी एलिमेंट होता है वो थीम डॉट लिक्विड में आता है। तो यहाँ पे हमें थीम डॉट लिक्विड में अपने कोड को पेस्ट करना है।
और हमें इसका जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होगा। और अभी इसके बाद हम यहाँ पे स्वैपर को के CDN को ऐड कर चुके हैं। हमें स्वैपर स्लाइडर चाहिए तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट के इसमें पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, हमें अभी पेजिनेशन नहीं चाहिए तो हम इसको कोड को हटा देते हैं। हमें यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। हमें यहाँ पे स्क्रॉलर भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी क्लास लगा हुआ है ये कंपलसरी है, यहाँ पे स्वाइपर रैपर लगाना ही होगा। और इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं ये है, तो हमें इसको लूप करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये बाहर हमारा फोर लूप के अंदर यहाँ पे हम इसको लूप कर रहे हैं, तो लूप से बाहर हमें ये चीज़ चाहिए, स्वाइपर रैपर। इसको मैं कॉपी करके और इसमें लगा देता हूँ। और हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी एक चाहिए हमें कंटेनर, तो मैं इस कंटेनर को भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। और इसमें स्वाइपर क्लास लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये अंदर जो स्वाइपर स्लाइडर है, सॉरी स्वाइपर रैपर है, ये कंपलसरी होता है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपका स्वाइपर स्लाइडर नहीं काम करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास या आईडी लिख सकता हूँ, आईडी लगा लेता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे हमें स्वाइपर स्लाइड लिखना होगा। और अब हम इसको हटा सकते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है। अब इससे हमारा स्वाइपर स्लाइडर अभी नहीं काम करेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे ये एक तरीके से इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है स्वाइपर रैपर में, फ्लैक्स। लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसके कोड को पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया है। यहाँ पे इसका जावास्क्रिप्ट भी होता है। हमें स्क्रॉलर नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। हमें नेविगेशन भी अभी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। हम दूसरे स्लाइडर बनाएंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। हाँ, लूप में हमें रहना है, रखना है चीज़ों को। और क्या करना है, डायरेक्शन वर्टिकल नहीं रखना है, इसको हटा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल होता है। और हाँ, हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज शो करनी होंगी तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अ, हाँ, यहाँ से आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। हमें क्या करना है, हमें कितना एक स्लाइड शो करना है तो उसके लिए यहाँ पे होता है स्लाइड पर व्यू। उसको आप देख सकते हो, मैं अभी एक मिनट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है स्लाइड पर व्यू। और ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वन होता है शायद, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। ये टाइप है कि हम इसमें क्या वैल्यू पास कर सकते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वन होती है। और इसमें हम ऑटो मतलब नंबर भी दे सकते हैं और ऑटो भी दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वन होती है, हमें एक ही शो करना है, तो हमें इसको अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका सिलेक्टर लिखना है। तो हमारा सिलेक्टर होगा आईडी, तो इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पे लिख देता हूँ। आईडी के लिए हम हैश यूज करते हैं और यहाँ पे ये सिलेक्टर लिख दिया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब अगर इसको हम यहाँ पे रीलोड करते हैं तो देख सकते हो ये स्लाइडर बन चुका है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें हमें यहाँ पे पैडिंग शो हो रहा है जिसके वजह से ये दूसरी वैल्यू दिख रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स में जाके और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट सी एस एस डॉट लिक्विड जो है, यहाँ से हम चीज़ों की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा सकते हैं। यहाँ पे स्टार लिखना है जो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। और हमें क्या करना है, पैडिंग सबका जीरो कर देना है, मार्जिन सबका जीरो कर देना है। और इसको सेव कर देता हूँ।
और अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारा स्लाइडर सही काम कर रहा है। और हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिक स्लाइड होता जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे होता है ऑटो प्ले। वैसे आप यहाँ से ऐसे भी सर्च कर सकते हो, मुझे तो याद है तो मैं सर्च कर सकता हूँ। ऐसे तो ओवर टाइम लग जाएगा पूरे पेज में। हाँ ये रहा, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटो प्ले में हमें कितना डिले चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रू वैल्यू भी दे सकते हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि इसमें टाइम भी खुद से मैनुअली ऐड करें कि कितनी देर में होना चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस कॉमा के आगे यहाँ पे लिखना है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ऑटो प्ले हम चाहते हैं हर 2 सेकंड में हो, तो 2000 मिली सेकेंड्स ऐड कर देंगे। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी अगर हम 2 सेकंड में, आप देख रहे हो हर 2 सेकंड में ये हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे इसमें कोई क्लास लगा लेता हूँ मैं, और इसको मैं कॉपी करके यहीं पे ही मैं इसका स्टाइल भी लिख सकता हूँ। वैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता है, आगे जाके हम बेस्ट प्रैक्टिस भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको आसानी हो इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर हम कुछ डार्क लगाते हैं ताकि विजिबल हो, और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट हो चुका है। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये वैल्यू हमें दिख गई है। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें पैडिंग हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पैराग्राफ टैग है इसके अंदर स्वाइपर स्लाइडर क्लास बाय डिफॉल्ट लगाए। हम अगर बहुत जगह स्वाइपर स्लाइडर यूज करेंगे तो ये क्लास तो रिपीट होंगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैनुअल एक क्लास इसमें ऐड कर देते हैं। और मैं इसमें पैडिंग लगा देता हूँ चारों तरफ से 10 पिक्सल, और इसका मैं टेक्स्ट लाइन सेंड कर देता हूँ। हाँ ये अपडेट हो चुका है। अगर मैं इसको अभी रीलोड करूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा अनाउंसमेंट बार बन चुका है। और इस वीडियो में हमने देखा कि for लूप कैसे काम करता है, सेक्शंस के अंदर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, अगर ब्लॉक में कोई वैल्यू ना हो तो हम उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। और हमने इसमें स्वाइपर स्लाइडर को इंटीग्रेट किया था। स्कीमा को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें इसकी जो टाइप्स होती हैं उसको भी देखेंगे कि हमें क्या क्या टाइप मिलता है। और अगर आप खुद से चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट सेटिंग्स होती है, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड इनपुट सेटिंग्स होती हैं। दोनों को मैं अलग अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। जो बेसिक सेटिंग होती हैं वो होती हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, रेंज, रेडियो, नंबर और चेक बॉक्स। और कुछ स्पेशलाइज्ड सेटिंग्स जो हैं जैसे कि आर्टिकल, ब्लॉग, कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट। तो इन सब चीज़ों की भी हमें ज़रूरत होगी, जिस तरीके से हमें जहाँ ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने ये बना लिया। अगर मैं यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज कुछ ऐड करना चाहूँ, इसको मैं अगर डुप्लीकेट करना चाहूँ तो यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको रिलोड करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्लाइड्स हैं जो कि हमने ऐड किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो शेयर प्रीव्यू आता है उससे आप रिव्यू को शेयर कर सकते हैं। इस लिंक को अगर मैं कॉपी करके, ये आप देख सकते हो 2 दिन के लिए ये वैलिड होता है। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करके अपने किसी दोस्त को भेजूँ या
किसी को भी भेजूँ, किसी दूसरे डिवाइस पे ओपन करूँ तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है वो पासवर्ड यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो है सी स्टोर पासवर्ड इसको करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैंने पासवर्ड लगाया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा जो स्टोर है वो डेवलपमेंट स्टोर है और ये इसका एक्सेस फ्री है। तो इसको मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे लिख देता हूँ TEC और इंटर करके लॉगिन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है और ये 2 दिन के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगाना होगा हमें। ये जो स्वाइपर रैपर है इसमें हमें लिखना है ओवरफ्लो हिडन। तो इसको भी यहाँ पे भी मैं एक क्लास लगा लेता हूँ। सॉरी, हमें ये जो है ये ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें ये ओवरफ्लो हिडन इस अनाउंसमेंट बार के अंदर लगाना है। अब ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये सेंटर में नहीं है, ये लेफ्ट की तरफ हो गया है। इसका देख सकते हैं जो दूसरा स्लाइड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। हमने जब अपना कोड लिखा था इसमें तो हमने यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड को स्टाइल कर दिया था यहाँ पे पैडिंग ऐड करके, जिसकी वजह से ये एरर आया है। तो हम इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड को हमें स्टाइल नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे एक डिव लिख लेता हूँ और यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड के क्लास को मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। ये एरर जो आ रहा है आप इसको इग्नोर करना, ये मेरे एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, इसको मैं पता नहीं कैसे ठीक करूँ, अगर आपको पता हो तो बताना। अभी मैं इसको सेव करूँगा तो ये हमारे लाइव में कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे थीम वॉच कमांड रन नहीं किया है, तो मैं वो कमांड रन कर लेता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। और आप ध्यान रखना अगर मल्टीपल लोग आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप हमेशा थीम को पहले गेट करना, क्योंकि इससे क्या होगा आपका लेटेस्ट कोड आपके पास आ जाएगा। अभी मुझे पता है कि मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट थीम कमांड रन कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ। अब देख सकते हो अब वो जो भी एरर था वो नहीं है, अब ये एलिमेंट बिल्कुल सेंटर में है। तो आप इसका ध्यान रखना, आप जब भी स्वाइपर स्लाइडर यूज करो तो एक तो इसमें यहाँ पे रैपर यूज करना स्लाइड्स के बाहर, और दूसरा यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड को स्टाइल मत करना। मतलब स्टाइल कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब ऐड करना हो कर सकते हो, पैडिंग या मार्जिन इसमें ऐड मत करना।